नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है अगस्त में बदलेगी कांग्रेस। कांग्रेस में नजर आएंगे 28 के फेस। अगस्त क्रांति कभी आज़ादी के पहले बहुत चर्चा में रही थी, तो क्या इस अगस्त में भी बदली हुई 2025 में कांग्रेस में कोई क्रांति होगी? ये सब तो वक्त बताएगा, लेकिन आज का हमारा जो मुद्दा है वो यही है। और इससे पहले कि हम डिबेट की तरफ चलें, पहले देख लीजिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और उसके बाद फिर डिबेट की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस संगठन नए जिलाध्यक्षों की फौज तैनात करने की तैयारी में है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो 15 अगस्त को नए जिलाध्यक्ष तिरंगा फहराते नजर आएंगे। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसका साफ संकेत दिया है। शर्मा के मुताबिक नए जिलाध्यक्षों का चयन गुजरात मॉडल पर होगा और ये फैसला सिर्फ नेताओं के नहीं, जनता और कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर होगा। शर्मा ने एक बार फिर साफ किया है कि पार्टी अब स्लीपर सेल की तरह चुपचाप काम करने वालों को ढूंढ रही है। निश्चित तौर पर प्रायोरिटी यही है और जो एक एक कार्यकर्ता से, आम लोगों से, मीडिया से भी, एनजीओ से भी पूछकर जो नाम आएगा, मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी जी इस मामले में बहुत कड़क हैं और वो निर्णय उसी के पक्ष में लेंगे जो आदमी ज़मीन पर है, जो बीजेपी की सरकार से, उनके संगठन से लड़ सकता है, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मुसीबत में उनके पीछे खड़ा हो सकता है। वहीं कांग्रेस के इस फॉर्मूले पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी और चाटुकारिता का बोलबाला है। वहां काम नहीं, चमचागिरी चलती है। समूहों में, गुटों में, छत्रपों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी है और वो अपने अपने छत्रप तय कर लेते हैं कि इतने हमारे हिस्से के होंगे, इतने हमारे कोटे के होंगे। मायने योग्यता है ही नहीं वहाँ तो चाटुकारिता कौन ज़्यादा बेहतर करता है उस पर विचार होता है और मुझे लगता है कि वो उसी तरह से काम करेंगे। फिलहाल कांग्रेस दिल्ली में मंथन मोड में है। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन 20 जिलाध्यक्षों के नामों पर सहमति बन चुकी है। बाकी नामों पर मंथन जारी है। कहा जा रहा है कि जिन चेहरों पर सहमति बनी है वो संगठन में सक्रिय, फील्ड में मौजूद और जनाधार वाले नेता हैं। यानी अब कांग्रेस पुराने फॉर्मूले से बाहर निकलकर जमीनी फीडबैक से चेहरे तय कर रही है। ऐसे में ये लगभग तय है कि अगस्त से जीतू पटवारी एक नई टीम के साथ मैदान में नजर आएंगे। नए जिलाध्यक्षों के जरिए कांग्रेस बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। अगस्त में कांग्रेस की नई तस्वीर देखने के लिए जहां सभी जिलों में नए चेहरे मोर्चा संभाल लेंगे, कुल मिलाकर अगस्त में बदलेगी कांग्रेस, जिसमें नजर आएंगे 28 की जंग के फेस। तो आपने देखा कि कांग्रेस बदलने की तैयारी कर रही है। हमारे सवाल भी देख लीजिए। संगठन में बदलाव से क्या कांग्रेस 2028 की तैयारी की शुरुआत कर रही है? अगला सवाल है, क्या ज़मीनी कार्यकर्ताओं को अहमियत दी जाएगी या फिर पुरानी बीमारी यानी गुटबाजी हावी होगी? अब तीसरा सवाल है, क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई टीम बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? टक्कर तो तभी दे पाएगी जब पूरी ईमानदारी से ये प्रक्रिया ज़मीन पर उतरेगी। बहरहाल जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी, बहुत स्वागत है। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक, उनका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के सीनियर लीडर और सीनियर स्पोक्स पर्सन संतोष गौतम जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जैसा वो गुरु गोविंद सिंह जी का एक वाक्य है कि चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, यानी असली जो बात है वो बात है हौसले की और चयन की। भले ही आपके पास मुट्ठी भर योद्धा हों, लेकिन क्या उनमें लड़ने का जज्बा है? तो असली चीज़ तो ये है कि जो योद्धा यानी जिला अध्यक्ष कांग्रेस चुन रही है वो कांग्रेस के हिसाब से मजबूत बीजेपी से लड़ पाएंगे? कैसा लगता है आपको चयन की प्रक्रिया, क्योंकि ये सारी मैकेनिकल चीज़ें हो जाती हैं? जी शरद जी, जो अगस्त महीना चुना है वो भारतीय इतिहास के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण है जी। धार्मिक हिसाब से भी रक्षाबंधन जैसा त्यौहार 1 अगस्त को पड़ता है,
तो महीने का चयन तो अच्छा है, लेकिन अब बात यही आएगी कि क्या अध्यक्षों का चयन भी अच्छा होगा। तो सवाल जो आपने कहा है कि जमीन पर लड़ने वाला, वाकई में मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक दौर में बहुत मजबूत हुआ करती थी। उसके नेता की अपनी पहचान होती थी अपने इलाकों में, क्षेत्रों में। धीरे 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 वो कम होती गई। इसे स्वीकारने में हो सकता है कांग्रेसी तैयार ना हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनका प्रभाव आभा मंडल लगातार कमतर होता गया। अब आपको नए लोगों को खड़े करने की जिम्मेदारी है और चयन की प्रक्रिया आपने अपनाई है। जो फीडबैक आपके पास आ रहा है उसके आधार पर आप नए अध्यक्ष चुनेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है शरद जी कि क्या बीते 18-20 साल में कांग्रेस ने किन जिलों में बहुत बेहतर और ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। अगर आपको चयन करना है तो उन्हीं लोगों में से करना होगा जो बेहतर लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान काम नहीं है कांग्रेस के लिए। क्या कांग्रेस वाकई में उन संघर्ष करने वाले संघर्षशील नेताओं को जगह दे पाएगी, या जैसी आशंका हर तरफ जताई जाती है कि क्या गुटबाजी से प्रभावित होंगे, या जो सिफारिशी लोग होंगे, चाहे वो कह रहे हैं एनजीओ से हम पूछेंगे, पत्रकारों से भी पूछेंगे, नीचे स्तर से भी पूछेंगे, क्या वो फीडबैक बहुत बेहतर मिल पाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस के ही लोगों को सक्षम कार्यकर्ता की खोज करनी चाहिए, और राहुल गांधी अगर इसमें सफल होते हैं तो मुझे लगता है 2028 का चुनाव रोचक होगा और बहुत करीब का मुकाबला हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आज़ादी के पहले भी चलें तो जिस समय हम आज़ाद हुए करीब 40 करोड़ आबादी थी हमारी, और उसके पहले चलें अगर 25-30 साल पहले तो मान लीजिए कि 25-30 करोड़ रही होगी। और क्या इस पूरी 25-30 करोड़ की आबादी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी? नहीं। यहाँ भी मैं मुट्ठी भर तो नहीं कहूँगा, लेकिन आज़ादी के दीवानों की संख्या ऐसी भी नहीं थी कि आप कहिए आबादी के मान से गजब की थी। लड़ाई हमेशा चुनिंदा लोग लड़ते हैं, लेकिन उनके भीतर एक जज्बा होता है, एक भावना होती है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। बहरहाल सिसोदिया साहब बड़ा होमवर्क करते हैं, कागज़ पे लिखते रहते हैं, पैकेज को ध्यान से सुनते हैं, उससे चीज़ें उठाते हैं। उनके भीतर का पत्रकार जो है वो एक विश्लेषणकर्ता की तरह उनके साथ बराबर रहता है। जी, आपकी टिप्पणी। शरद जी, आपका विश्लेषण और पीसी शर्मा जी की बाइट में बहुत गौर से ध्यान से सुन रहा था, और उसी में से कुछ निकाल करके मैं आपके समक्ष और बंसल के जो प्रिय पाठकगण हैं उन तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन चुनाव में सर्वे और चुनाव में वातावरण के मध्य टिकटों का फाइनल करने को लेकर के, अंतिम मोहर लगाने को लेकर के, और जो सर्वे किया जाता है वो तो समझ में भी आता है कि कई बार एनजीओ से भी राय दी जाती है और कई बार मीडिया से भी पूछ लिया जाता है, जनता से भी पूछ लिया जाता है। अब कांग्रेस के संगठन में पहली बार हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को भी सुन रहे थे, पीसी शर्मा जी को, उन्होंने कहा कि एनजीओ से पूछा गया है, मीडिया से पूछा गया है। अब देखिए, मीडिया तो होता है निष्पक्ष, एनजीओ भी होते हैं निष्पक्ष। अब ये दो बड़ी संस्थाएं जो होती है एनजीओ की और मीडिया की, इनको किसी भी पार्टी के संगठन से शरद जी क्या लेना देना। तो कुछ भी बोलने की बजाय कांग्रेस सीधा सीधा क्यों नहीं कहती है कि हमारे जिला अध्यक्ष का चयन भी आला कमानी करेगा, जैसा राहुल जी चाहेंगे, जैसा प्रियंका जी और सोनिया जी चाहेंगे, जैसा खड़गे जी चाहेंगे, वैसा ही होगा। या नीचे के जितने भी इनके नेता हैं, छत्रप जो हैं, जो अलग अलग गुटों में बटी हुई है, दिग्विजय सिंह जी का कोटा, कमलनाथ जी का कोटा, अरुण यादव जी का कोटा, उमंग सिंगार जी का कोटा, जीतू पटवारी जी का, ये जो कोटे कोटे के जो नाम है, इन्हीं को फाइनल कर देना चाहिए। और फिर आपकी रिपोर्ट में मैं ये भी सुन रहा था कि 20 जिला अध्यक्षों के नाम लगभग तय है। अब जब 20 जिला अध्यक्ष आपने मध्य प्रदेश में तय कर दिए है, आप तो एक तरफ कह रहे हैं कि हमने 6 का पैनल बनाया, आपके कभी ऑब्जर्वर कहते हैं कि हम 3 का बना रहे हैं, फिर कभी कहते हैं कि जुलाई के अंत में हम निर्णय कर देंगे। तो शरद जी, अगर 20 का तय हो गया है तो 20 की सूची जारी करो ना। 15 अगस्त का पर्व का झंडा तिरंगा फहराएंगे, ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तब तक नहीं बनेंगे, तब बन जाएंगे जब 15 अगस्त सामने आएगा। अब 15 अगस्त अपनी जगह है, जुलाई अपनी जगह है, 15 जुलाई को हम बात कर रहे हैं, और 20 जिला अध्यक्षों के नाम यदि निर्विवाद आ गए हैं, निष्पक्ष आ गए हैं, सर्वानुमति से आ गए, सर्वे में आ गए, तो 20 की लिस्ट जारी करने में कांग्रेस को कहां दिक्कत हो रही शरद जी? जी, कई महत्वपूर्ण सवाल भी हैं आपने जो खड़े किए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि लंबे समय बाद, मैं ये नहीं कहूँगा कि सुरेश पचौरी जी किस गुट के थे, दिग्विजय सिंह जी के गुट के थे, माधवराव सिंधिया गुट के थे, या कमलनाथ गुट के थे, या अरुण यादव जी किस गुट के थे, लेकिन ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष
उन पर किसी गुट का नाम चस्पा नहीं है। उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह जी की खुली आलोचना करने के लिए और रिसेंटली उनसे एक प्रेमपूर्ण मुलाकात के लिए चर्चा में आए, और जीतू पटवारी निश्चित तौर पर एक ऐसे रिबेलियन के तौर पर देखे गए हैं जो लड़ना चाहते हैं। अब कितना लड़ेंगे, कामयाब होंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण यही है कि ज़िला स्तर पर क्या बड़े नेताओं या क्षत्रप नेताओं की छाया से चयन पूरी तरह मुक्त होगा? इस पर टिप्पणी आमंत्रित है संतोष जी की। जी देखिए शरद जी, यशपाल सिसोदिया जी ने अपने विश्लेषण में काफी महत्वपूर्ण बातें कही। उसमें से ये बात ये कही, कांग्रेस के फैसले होते आए हैं और केंद्रीय नेतृत्व की मर्जी भी वहां सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं रहा। लेकिन मेरा अभी ऑब्जर्वेशन है कि यह स्थिति उल्टी हो गई है। मध्य प्रदेश में या देश में संगठन जो है वो नीचे से मजबूत होता जा रहा है। सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कह दी, और जिलाध्यक्षों के साथ जब उनकी मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तभी उन्होंने कह दिया था कि मैं जिलाध्यक्षों को शक्तिशाली बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पार्षद से लेकर विधायक तक के टिकट जिलाध्यक्षों की सहमति से हो। यह बात तो पूरे देश के सामने है। तो यशपाल सिसोदिया जी के सामने अब स्थिति विचित्र हो गई है। वो ये कह नहीं पा रहे हैं कि अब स्थिति भारतीय जनता पार्टी में ये आ गई है कि उनको पता नहीं रहता, यशपाल सिसोदिया जैसे सीनियर लीडर्स को, कि कौन हमारा प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला, और पर्ची ऊपर से आ जाती है। मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है ये उनको पता नहीं रहता, लेकिन पर्ची ऊपर से आ जाती है। तो सत्ता के केंद्रीकरण की जो बात है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा हो गई। केवल 2 लोग तय करते हैं, वही 2 लोग जो देश को बेच रहे हैं, और जिन 2 लोगों को जो 2 लोग देश खरीद रहे हैं वो दुनिया जानती है। तो वही जो 2 लोग जब तय करते हैं तो वो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का भी नाम तय कर देते हैं पर्ची से। वो उनके लिए भी कोई मतदान नहीं होता, न इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई मतदान होता है, न प्रदेश अध्यक्ष के लिए कोई मतदान होता है, न मुख्यमंत्री के लिए कोई रायशुमारी की जाती है, चाहे यहाँ हो, राजस्थान में हो, कहीं भी उठा के देख लीजिए, पर्ची से इनका मुख्यमंत्री तय हो जाता है। तो अब स्थितियां पूरी तरह से पलट गई हैं, जिसको ये डिफेंड भी नहीं कर सकते यशपाल सिसोदिया जी। ये भी नहीं कह सकते कि संतोष गौतम झूठ बोल रहे हैं, विधायकों की रायशुमारी ली गई थी मोहन यादव के लिए या भजन लाल शर्मा के लिए राजस्थान में। तो ये एक बात क्लियर है कि अब जो है लोकतंत्र कांग्रेस में अधिक मजबूत हो रहा है। मैं मानता हूं कि पहले फैसले होते आए हैं कांग्रेस में, लेकिन अब कांग्रेस अपनी जड़ों को सीख रही है और नीचे से। शरद जी, मेरी एक बात बिल्कुल तथ्यात्मक है और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसा ही हो रहा है। और दूसरी एक चीज मैं कह दूं, अभी यशपाल सिसोदिया जी ने बोला कि 20 नाम तय हो गए। अरे भाई, लंबी प्रक्रिया चल रही है, महीने 1.5 महीने से। यशपाल सिसोदिया जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 महीने से प्रक्रिया चल रही है, नाम काटे जा रहे हैं। तो जहां जहां नाम, सुन लीजिए यशपाल सिसोदिया, मैंने आपको बड़े ध्यान से सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जहां प्रक्रिया तय होगी, जहां नाम सामने आ गए हैं, वो डिक्लेयर होंगे। लेकिन कब डिक्लेयर करना है ये ना हम मोहन यादव जी से पूछेंगे, ना आपके नए प्रदेश अध्यक्ष से पूछेंगे, ना आपसे पूछेंगे, ना नड्डा जी से पूछेंगे। ये हम तय करेंगे कि हमें अपने नाम कब घोषित करना है। ये हमारी रणनीति है। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। तीसरी एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कहीं कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जड़ों को हिलाने में लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, और उस भारतीय जनता पार्टी की जहां बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो रहा है। आज पशुपालन विभाग की आज और कल में स्थानांतरण हुए हैं। इंदौर में इतने जबरदस्त स्थानांतरण हुए, नियमों को ताक पर रखकर स्थानांतरण इंदौर में हुए और बहुत ज्यादा स्थानांतरण की। सुन लीजिए शरद जी, ये इसलिए बोल रहा हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरेबा में जाके। एक चौथी चीज बोलना भूल गया शरद जी, आपने अपने विश्लेषण में जब टिप्पणी की अपनी, उसमें अगस्त क्रांति से प्रतीकात्मक तौर पर जोड़ा कांग्रेस की घोषणा को। तो मैं ये कह दूं प्रतीकात्मक तौर पर ही कि अगस्त क्रांति जब भी हुई है, भारतीय जनता पार्टी है उसकी पुरानी विचारधारा आरएसएस की रही है, उसने विरोध ही किया है। 1942 का जिक्र है भारत जोड़ो आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का। तो भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध उस समय कौन कर रहा था? आरएसएस कर रही थी। और आज भी जब फिर से एक बार अगस्त क्रांति की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं, उसी आरएसएस के वंशज। लेकिन मेरा आग्रह है आप दोनों मित्रों से कि एक दूसरे की आलोचना की तरफ बहुत ध्यान देने की क्या आवश्यकता है, ये आप पर छोड़ता हूँ मैं, मेरा कोई इसमें दायित्व नहीं है। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि आपका मूल्यवान समय बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की आलोचना में और कांग्रेस का समय बीजेपी की आलोचना में चला जाता है, और ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन इसको 2 लाइन 3 लाइन में भी समाप्त किया जा सकता है कि मैं अपने विद्वान मित्र की बात से, जैसा हमारी पुरानी हिंदी फिल्मों में होता था कि मेरे काबिल मित्र, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ऐसा करके ख़त्म करेंगे तो आपके पास अधिक समय रहेगा अपनी खूबियों पर चर्चा करने के लिए। क्योंकि सबसे कठिन काम है सिसोदिया जी का, सत्ताधारी दल का प्रवक्ता सबसे चुनौती में होता है, क्योंकि उसे बहुत कुछ डिफेंड करना होता है और फ्री बैटिंग रहती है विपक्ष की। तो दोनों को शुभकामनाएं हैं। बहरहाल
जो बात कही गौतम जी ने, उससे मैं नहीं कहूँगा कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनसे हम असहमत हो सकें। कोशिश कांग्रेस की पूरी है और इसके अलावा कोई चारा नहीं है उनके पास। आपको लौटना पड़ेगा नैतिकता की तरफ, शक्ति की तरफ, आपको लौटना पड़ेगा अच्छे लोगों की तरफ। इसमें आप क्या क्या चैलेंजेस देखते हैं, क्या क्या चैलेंज? जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि आखिर लोग तो वही हैं जो बीते 20 वर्षों से अधिक समय से अपनी ही पार्टी को 18 को छोड़ के 14 महीने को छोड़ के हारते ही देख रहे हैं। शरद जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी चयन प्रक्रिया बहुत पारदर्शी होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि उसमें तेरा मेरा का अगर खेल नहीं होगा तो बेहतर लोगों का चयन हो जाता है। और अगर तेरा मेरा चला तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए फिर खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि जीतू पटवारी और उमंग सिंगार ये किसी गुट से नाता नहीं रखते, ये कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हम अशोकनगर का आंदोलन देख लें या उससे पहले ग्वालियर का देख लें, कोशिश ये लोग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कितना समर्थन मिल रहा? क्षेत्रीय इकाइयों का या यूँ कहें जिला इकाइयों का, जिले स्तर पर जो नेता सक्रिय हैं शरद जी, बहुत कम ऐसे आंदोलन दिख रहे हैं। कांग्रेस के लोग ये कह सकते हैं, लेकिन ऐसी सक्रियता, ऐसा जुनून कम दिख रहा है जो ये बता सके कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस के पास लड़ने वाले कार्यकर्ता कम हैं, कांग्रेस के पास लड़ने वालों की संख्या है, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा आपको। और अगर आप चयन थोड़ा सा चूक जाते हैं करने में, तो मुझे लगता है कि फिर आपकी वही कमजोरी सामने आएगी, वही गुटबाजी आपकी सामने आएगी और जो सत्ताधारी दल है उसे घेरने का मौका आप खो देंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और बीजेपी की शक्ति, ये आरोप ज़रूर लगता है कि कांग्रेस की तरफ से विशेषकर कि बीजेपी में केंद्रीयकरण है और कुछ चुनिंदा व्यक्तित्व जो हैं चीज़ों को तय करते हैं। लेकिन ये आरोप लगाते समय कांग्रेस भूल जाती है कि पीछे उसके आनुषांगिक संगठन और उनके प्रणेता संघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। उसके पास अनेक ऐसे लोग हैं जो विचार से जुड़े हैं, उन्हें बीजेपी से महत्वपूर्ण नहीं, वो विचार पसंद करते हैं और चुनाव के समय या जहां आवश्यकता होती है वहां मदद के लिए सामने आते हैं और फिर अपने शेल में चले जाते हैं। बहरहाल कांग्रेस को भी इस परंपरा को पकड़ना ही पड़ेगा कि उसके विचार के लोग आएँ सामने और अपना काम करें और बिना किसी अपेक्षा के फिर चले जाएं। यशपाल जी। शरद जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद संतोष जी को पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के 65,000 से अधिक बूथों पर हमारी 12 सदस्यीय कार्यकारिणी निर्विरोध संगठन पर्व के अंतर्गत प्रक्रिया के दौरान बनी है। सारे जिलों के जिला अध्यक्ष हमारे बन चुके हैं, सारे मंडल के हमारे मंडल अध्यक्ष बन चुके हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोकतंत्र को लेकर के, पर्चियां आ जाती। तो फिर आपका ये जो तंत्र चल रहा है, इन दिनों हम देख रहे हैं ऑब्जर्वर आ रहे हैं, पैनल बन रही है, ये कौन सा लोकतंत्र और प्रजातंत्र का एक अंग है? आपके मतदान क्यों नहीं हो रहे हैं? आपके नॉमिनेशन फाइल क्यों नहीं हो रहे हैं? आपके सब कुछ तय दिल्ली से क्यों होगी? 15 अगस्त, अगर आप कह रहे हैं कि अगस्त की क्रांति का समय है तो फिर 9 अगस्त को ही आप झंडे गाड़ दीजिए ना। 15 अगस्त का क्यों इंतजार कर रहे हैं कि 15 अगस्त को सूची आ जाएगी? दूसरी रही बात भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की, संतोष जी, मैं फिर कहना चाहूंगा कि मैं उस दिन भोपाल में ही था जब हमारे पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान जी आए और उन्होंने खुले मन से जब ये कहा कि नॉमिनेशन का फाइल का समय सच है, इस समय पर नामांकन दाखिला किया जाएगा, अगर किसी को फॉर्म नामांकन भरना हो तो बिल्कुल हम प्रतीक्षा करेंगे। एक नाम आता है हमारे यहाँ, आपने पर्ची कहा है, अनुशासन लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और अनुशासन पर जहां तक आपके भी मैं सुन रहा था रिपोर्ट शरद जी, पुरानी जी ने कहा, क्षमा करें संदीप जी ने, कि कांग्रेस इन दिनों जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के युवा नेतृत्व के भरोसे चल रही है। कई बार सुनने को आ रहा है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार जी में भी नहीं बन रही है। कई दफा उमंग सिंघार जी जिस कार्यक्रम में जाना होते हैं और नहीं जाते हैं, जिस कार्यक्रम में जीतू पटवारी जी को पहुंचना होता है नहीं पहुंचते हैं। दूसरा, जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार के जो इन दिनों काम चल रहे हैं उनके कारण से कमलनाथ जी कितने संतोष में है। आपकी भी व्यवस्था है, लेकिन ये आप जानते हैं कि ये बात राजनेताओं के लिए, पत्रकारों के लिए कही जाती है कि वो एक तराजू में तौला नहीं जा सकता उनको कभी। जी 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 नहीं, मेरा शरद जी आशय कहने का ये है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, चाहे फिर वो अरुण यादव जी का क्या होगा। चलिए, आपने संदीप जी ने बहुत अच्छी बात की, मान भी लिया जाए कि उमंग सिंघार और जीतू पटवारी की दोनों की जोड़ी गजब का काम कर रही है, कमाल का काम कर रही है, तो हम कहेंगे कि अजय सिंह राहुल भैया, अरुण यादव जी, कमलनाथ जी, खुद दिग्विजय सिंह जी
पर्दे के पीछे किस प्रकार से अपने बेटे को आगे बढ़ाने को लेकर के किस प्रकार का ताना बाना बोल रहे हैं, ये सब चीजें भविष्य में जाकर के कांग्रेस की जड़ों को हिलाएगी। ये वो बाज नहीं है, आपस में लड़ने वाले बाज हैं जिसकी समीक्षा आपने शरद जी की है। और मैं फिर कहना चाहूंगा संतोष जी, बड़े विनम्रता के साथ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन एकता के साथ, एकजुटता के साथ, और मैं फिर कहना चाहूंगा आपके दिल्ली से नाम कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन तब तक आते आते बाद में जिस प्रकार से गुट्टी राजनीति में वो जो पैनल बनी है, जो ऑब्जर्वर ने समीक्षा करी है, आपने एनजीओ से राय ले ली, आपने पत्रकार मित्रों से राय ले ली, अब देखते हैं चलिए कितनी कारगर होगी। चलिए जवाब दीजिए गौतम जी। शरद जी, पहली बात तो यह है कि यशपाल सिसोदिया जी को शायद ये गलतफहमी हो गई आपकी रिपोर्ट के बाद कि 15 अगस्त को हमारे अध्यक्ष घोषित होंगे। ऐसी कोई बात तो है नहीं, 15 अगस्त की बात नहीं। आपने ये कहा था कि 15 अगस्त को नए अध्यक्ष झंडा फहराएंगे, इसलिए ये हमने नहीं कहा, ये आपके नेता ने कहा है जी। पीसी शर्मा ने कहा है, पीसी शर्मा जी ने। अरे सुन तो लीजिए यशपाल जी, सुन लीजिए यशपाल जी, सुन लीजिए। उनके कहने का ये आशय है कि 15 तारीख के पहले घोषित हो जाएंगे, ये उनके कहने का अर्थ है। कोई तारीख घोषित नहीं है, 15 तारीख के पहले की बात है। एक बात। दूसरी बात, अभी आपने ये कहा, सुन तो लीजिए यशपाल जी, सुन लीजिए। दूसरी बात आपने ये कही कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब संगठन के चुनाव हो रहे हैं तो ये कह दिया गया है कि ये व्यक्ति फला व्यक्ति नामांकन भर रहा है, जिसको भरना है भर दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन, इसलिए एक ही व्यक्ति भरता है। इसे अनुशासन जिसे आप कह रहे हैं ना यशपाल सिसोदिया जी, इसे हम तानाशाही के तौर पर देख रहे हैं और दुनिया भी इसे तानाशाही के तौर पर देखती है। दो व्यक्तियों की तानाशाही। आपने क्या जेपी नड्डा जी के चुनाव में वोटिंग की थी? आपने वीडी शर्मा जी के लिए पिछले चुनाव में मतदान किया था? आपने नहीं किया था। क्या आपने जो नए आपके अध्यक्ष बने खंडेलवाल जी, उनके लिए मतदान किया? नहीं किया है। तो मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि पहले अपने गिरेबान सुन लीजिए। अरे भाई, आपके बीच में नहीं बोला सिसोदिया साहब, बड़ी विनम्रता से बोलो, आपके बीच में नहीं बोला मैं। चलिए मुद्दे पे आइए। देखिए मैं कहता हूँ फिर व्यक्तिगत आलोचना मैं तो मुद्दे पर हूँ, भटका देती है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अपने किसी अध्यक्ष के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया है, लिहाजा कांग्रेस के भीतर झांकने की बजाय अपनी पार्टी के भीतर झांकिए कि वहां आपकी पार्टी का लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ है। बड़े बड़े नेता नितिन गडकरी से लेकर और मोहन भागवत जी तक सब विचार प्रकट कर चुके हैं। उनको पूरी आशंका है कि 75 साल का जो क्राइटेरिया नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लागू किया था, उसका वो खुद पालन करने वाले नहीं है, ये सबको आशंका है। इसीलिए उन्होंने संकेत दिया कि 75 वर्ष के क्राइटेरिया का समय बीजेपी पर लगा दिया। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपकी पार्टी के भीतर लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, केवल दो लोगों की तानाशाही चल रही है। तो कांग्रेस के भीतर ज्यादा झांकने की कोशिश मत करिए। कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी है और राहुल गांधी जी उसे सींचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर झांकने तो दीजिए एक दूसरे को। हाँ बोल लीजिए जल्दी से जी। मेरा कहना है संतोष जी, ठीक है, जिलाध्यक्ष के चयन भी हो जाएंगे, ऑब्जर्वर ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी, पहल भी बन गए। लक्ष्मण सिंह जी का क्या होगा? लक्ष्मण सिंह जी सामने खड़ा नहीं पार्टी बनाने को लेकर के, क्या उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं? पार्टी से निकाल चुके हैं लक्ष्मण सिंह जी को, पार्टी से निकाल चुके हैं। आप में अगर हिम्मत है तो रघुनंदन शर्मा जी को निकाल कर दिखाइए। उन्होंने तो कहा था कि मंत्री से लेकर विधायक तक सब भ्रष्ट है, हमारे वहाँ पार्षद तक भ्रष्ट है। पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता आकर कहते हैं। आप में यदि हिम्मत है तो रघुनंदन शर्मा जी को निकाल कर दिखाइए आप पार्टी। अरे हमने भी कई लोगों को निकाला संतोष जी, ऐसी बात नहीं। कई अनुशासन इनका करने वालों को डंडा हम चलाते हैं। आपने विजय शाह को निकाला, आप में हिम्मत नहीं है क्योंकि पर्ची वाला मुख्यमंत्री। हिम्मत है, उनके पास कोई विधायक। चलिए संदीप जी एक क्विक कमेंट, संदीप जी एक क्विक कमेंट कंक्लूड करूंगा। क्विक कमेंट जी संदीप जी। वाकई में शरद जी, ये समय ऐसा है कि कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए। ठीक है, अगर ये बेहतर अध्यक्ष चुन लेते हैं तो मुझे लगता है कि जमीनी स्तर पर इनकी तैयारी अच्छी होगी। और बीजेपी में वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष नए हैं लेकिन टीम पुरानी है, तो संघर्ष करने में कांग्रेस को भी मजा आएगा और वो अपनी ताकत को भी दिखा सकेगी। बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, चूंकि अगस्त क्रांति की भी बात हुई, क्रांति एक जज्बा होती है, क्रांति एक भावना होती है, क्रांति पूजा होती है। मैं, मेरा देश, जिस विचार के प्रति मैं समर्पित हूँ और जिस लक्ष्य को मैं हासिल प्राप्त करना चाहता हूँ, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तन मन धन सबसे मैं समर्पित हूँ। बीजेपी ने जब अपने नेताओं के साथ साइकिल से, जनसंघ से लेकर 1980 में बीजेपी तक ये सफ़र शुरू किया तो कुछ भी पक्ष में नहीं था। एक ऐसा अतीत जिसको लेकर कांग्रेस के बड़े हमले थे, लेफ्ट पार्टीज़ के बड़े हमले थे। एक ऐसा अतीत जिसमें हमेशा ये आरोप लगा कि आज़ादी के आंदोलन में आपकी क्या भूमिका थी।
लेकिन बीजेपी ने उन सारी आलोचनाओं पर विचार किए बिना उसने अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम पर ध्यान दिया और कहीं चने मुरमुरे लेकर बिखरते चले गए टिड्डी दल की तरह बीजेपी के कार्यकर्ता, जिसमें स्वयंसेवक भी शामिल थे। और निश्चित तौर पर अगर आप अपनी आलोचना से विचलित हो जाते हैं या उसमें उलझ जाते हैं तो आप किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। कांग्रेस को भी ये सोचना पड़ेगा कि कितनी भी बातें थी आज़ादी के समय, अंग्रेज़ों के लिए कहा जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज कभी अस्त नहीं होता, लेकिन कांग्रेस और उसके नेताओं के नेतृत्व में, जिसमें सभी का योगदान था, वो सूरज अस्त हुआ और भारत उदय हुआ। अब फिर कांग्रेस को उदय की ज़रूरत है, तो निस्वार्थ होकर आगे बढ़ना ही एकमात्र उपाय है। शुभकामनाएं हैं कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कि आपने इस डिबेट की गरिमा और उसके स्वरूप को बहुत अक्षुण्ण रखा। बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम प्राइम मैटर। नमस्कार।